हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज की वीडियो में हम करेंगे सीरीज एमसीक्यूज़ की। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी एक सीरीज भी आ गई थी एमसीक्यूज़ की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। अब जो नेक्स्ट सीरीज है, कुछ टॉपिक्स बचते थे जो प्रोडक्शन कॉस्ट वाले हैं और मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन किसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और इनमें से पूछा है कि इकोनॉमिक सेंस में इनमें से कौन सी एक्टिविटी को हम प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। अब प्रोडक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन जिसके अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो इनपुट्स का आउटपुट में। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करें, कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे अब कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान घर पे बनाते हैं हमारे पर्सनल कंजप्शन के लिए। जैसे हमने हमारे घर पर केक बनाया, तो वो जो केक हमने बनाया है उसको हम इकोनॉमिक सेंस में प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया है। लेकिन अगर यही केक एक बेकरी वाला बनाता है सेल अपने बेचने के लिए अपनी बेकरी के अंदर, तो वो जो केक बनी है वो हम उसको इकोनॉमिक सेंस में उसको प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। तो प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है कोई होती है, तो उसको प्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पर बोला गया है टीलिंग ऑफ सोइल। टीलिंग ऑफ सोइल क्या होता है? जो जुताई की जाती है खेतों के अंदर, तो उसको बोला जाता है। जैसे वो नीचे वाली मिट्टी को निकाल के ऊपर डाला जाता है, तो उसको बोला जाता है टीलिंग ऑफ सोइल। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंगिंग एक सॉन्ग, एक गाना गाना। प्रिवेंटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू ए मैन होल ऑन द रोड, की एक बच्चा है उसको गिरने से बचाना। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है पेंटिंग ए पिक्चर फॉर प्लीजर, कि एक पेंटिंग है उसको एक पेंटिंग है उसको, मतलब एक पिक्चर है उसको पेंट करना अपने प्लीजर के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए। तो अब देखो, एलिमिनेट करते हैं हम ऑप्शंस को कि अगर एक पिक्चर को हम पेंट कर रहे हैं अपने खुशी के लिए, तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं हुई, तो इसको हम प्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। अगर यही यहाँ पर ये प्लीजर ना लिखा होता, सिर्फ एक पेंटिंग, एक पिक्चर इन कॉन्टेस्ट या फिर कोई भी कंपटीशन वगैरह है, तो उस जगह पे अगर हम कोई एक जो पेंटर है वो पिक्चर पेंट करता है, तो वो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती थी। कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है, पेंटिंग्स बना रहा है। फिर जो सी ऑप्शन है वो देखिए, प्रिवेंटिंग ए चाइल्ड फ्रॉम, एक बच्चे को गिरने से बचाना। क्या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? यहाँ पर नहीं हुई, सिर्फ हमने एक हेल्प की किसी बच्चे की, तो यह भी कोई प्रोडक्शन, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। फिर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर कोई सिंगर है वो कोई किसी कॉन्सर्ट वगैरह में कोई गाना गा रहा है, तो उस अगर मतलब जहाँ पे जैसे जो फिल्म इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे जो सिंगर्स होते हैं गाना गाते हैं, तो वहाँ पे वो जो सॉन्ग गाते हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक सिर्फ ऐसे लिखा है कि सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाना। तो अब गाना तो कोई भी गा सकता है, हम भी गा सकते हैं अपनी खुद की खुशी के लिए, तो उसको हम प्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते कि कुछ प्रोड्यूस हुआ, तो इसको भी हम प्रोडक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। और टिलिंग ऑफ सोयल, यानी कि खेत में जुताई करना मिट्टी की जो नीचे से निकाल के तो जो टिलिंग ऑफ सोयल है वो हम क्यों करते हैं? ताकि जो फसल है वो अच्छी हो, मतलब मिट्टी को उसको नीचे से निकाल के उसकी टिलिंग करना। तो एक इस एक्टिविटी का क्या पर्पज है? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, ताकि वो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको हम इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, टिलिंग ऑफ सोइल। तो इस तरह से अगर आपको अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी करनी है कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक सेंस में मतलब क्या होता है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, कोई इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफर करना। अगर हम अपने पर्सनल पर्पज के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते इकोनॉमिक सेंस में। हम उसे अपने बिजनेस के पर्पज से अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये राइट जो आंसर है वो हो जाएगा टिलिंग ऑफ सोइल। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू। जो लॉ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, वो किस पे अप्लाई होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, शॉर्ट रन पे, लॉन्ग रन पे नहीं होता, लॉन्ग रन पे होता है, शॉर्ट पे नहीं होता, दोनों पे होता है और किसी पे भी नहीं होता। तो आपने जब ये सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी, वहाँ पे हमने कवर करवाया है ये कि
क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल वाला। तो अब देखो हम समझते हैं जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरह से स्टडी करते हैं हम, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, और जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। अब आपको याद आ गया होगा, शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं, लेबर और कैपिटल। लेबर जो है उसको हम मतलब ये इसको वेरिएबल फैक्टर मानते हैं, लेकिन जो कैपिटल है ये फिक्स्ड होता है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं करते। तो और फिर लेबर में चेंज करके कैपिटल को फिक्स रखे, फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। इस तरह से हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शॉर्ट रन में यानी कि कम टाइम पीरियड में हम दोनों फैक्टर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते, एक फैक्टर ही चेंज कर सकते हैं, लेबर को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो इस तरह से स्टडी करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें हम हमारे जो सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स वो होते हैं जो जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं हम, वो तो लेबर और कैपिटल दोनों को हम वेरिएबल लेते हैं, यानी कि दोनों वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है लॉन्ग रन में। और लॉन्ग रन वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल, और जो शॉर्ट रन वाला है उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इनके बिल्कुल डिटेल में आपने उस वीडियो में कवर किए होंगे, ये अगर नहीं किए हैं तो आप पहले जाके वो चीज़ें समझें, तभी ये MCQs जो हैं ये इनको समझें, क्योंकि आपने जब कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आप जो सवाल है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, जो शॉर्ट रन वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके काफ़ी सारे नाम्स होते हैं। जैसे इसको बोला जाता है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों बोला जाता है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? क्योंकि यहाँ पर हम रेशो लेते हैं, जो लेबर और कैपिटल है उनका जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन यानी कि रेशो जो है लेबर और कैपिटल का, जैसे 2 लेबर ले रखी थी हमने और 2 यूनिट कैपिटल की थी, तो हम शॉर्ट रन में क्या करते हैं, लेबर को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हम इसको 4 कर लिया और इसको 2 कर लिया। अब देखो इनका जो प्रपोर्शन था, जिनका जो रेशो था 2:2 से 4:2 हो गया, चेंज हो गया, वेरी कर गया, वेरी मीन्स चेंज होना। तो इसीलिए जो शॉर्ट रन वाला प्रोडक्शन फंक्शन है उसको बोला जाता है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है फैक्टर्स का वो वेरी करता है, चेंज होता है। और एक और इसका और नाम होता है लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी कि जो रिटर्न्स हैं, जो अर्निंग्स हैं वो घटती है, कम होती है। रिटर्न्स यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे, जो प्रोडक्शन है वो घटता है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी शॉर्ट रन के अंदर। फर्स्ट स्टेज जहाँ पर इंक्रीज होते हैं, रिटर्न्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो चेंज करते हैं, यानी कि लेबर को इंक्रीज करते हैं और कैपिटल को फिक्स्ड रखते हैं, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है वहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाता है सेकंड स्टेज पे। फिर थर्ड जो स्टेज आती है वहाँ पे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है टोटल प्रोडक्शन। तो ये डिक्रीज होता है, मतलब हम हमारी लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो घट रहा है। तो इसीलिए डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, कम होना। तो इसीलिए ये जो शॉर्ट रन वाला प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम बोलते हैं लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब आपको याद रखना है शॉर्ट रन वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके 2 नाम होते हैं। एक तो शॉर्ट रन वाला तो होता ही है, एक होता है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि उनका जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है लेबर और कैपिटल का, वो चेंज करते हैं हम, इसीलिए वेरिएबल। और लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो एक फिक्स टाइम मतलब एक स्टेज के बाद घटने स्टार्ट हो जाते हैं। जो टोटल प्रोडक्शन है, वो जो रिटर्न्स है वो घटने स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है। जो लॉन्ग रन वाला है उसका सेकंड नाम होता है रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन वाले का डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और जो लॉन्ग रन वाला है जहाँ पर हम लेबर और कैपिटल दोनों के रेशो को चेंज करते हैं, यानी कि दोनों के प्रोपोर्शन को ही बढ़ाते हैं। तो दोनों के प्रोपोर्शन को बढ़ाने से क्या होता है, जो स्केल है हमारा वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें भी 3 स्टेजेज होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग। यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और शॉर्ट रन में क्या था, लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है डिमिनिशिंग में? अब डिमिनिशिंग में क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वही कम होने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या था कि टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ रहा था हमारा, यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होने की जो रेट है
वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज होती है, ना कि टोटल प्रोडक्शन ही कम होता है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कम नहीं होता लॉन्ग रन में, टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाती है। मान लो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न में 20% से इंक्रीज हो रहा था हमारा टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर फिर कॉन्स्टेंट में 10% और यहाँ पर फिर 5%, यानी कि ये जो रिटर्न है टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की जो रेट है वो डिक्रीज होती है। लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारा टोटल प्रोडक्शन ही कम होने लग जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब सवाल पे आते हैं। इसके अंदर पूछा गया था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो किस पे अप्लाई होता है, शॉर्ट रन पे अप्लाई होता है या लॉन्ग रन पे। तो हमने अभी पढ़ा ये जो है हम शॉर्ट रन पे अप्लाई करते हैं। शॉर्ट रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसी का सेकंड नेम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉ द शॉर्ट रन बट नॉट द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन पे नहीं होता, शॉर्ट रन पे होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड में लॉन्ग रन बोला है, लॉन्ग रन पे नहीं होता, दोनों पे भी नहीं होता और किसी पे भी, ये वाला भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। अब कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, पहले उनको समझते हैं फिर ऑप्शंस पे आते हैं। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कोई भी हम प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी मॉनेटरी वैल्यू हम पे करते हैं वो होती है कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम फैक्टर्स के लिए पेमेंट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, वो होती है कॉस्ट। अब कॉस्ट को अलग अलग टर्म से डिफाइन करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, अब सिंपल कॉस्ट में तो हमने बात कर ली कि हम मनी की वैल्यू के अंदर कोई भी फैक्टर्स के लिए पेमेंट करते हैं तो वो होती है कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में हम सिर्फ जो एक फैक्टर, जैसे हमने प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना था, तो उस रॉ मटेरियल के लिए जो पेमेंट की वो हम मान लेंगे वो कॉस्ट होगी हमारी। हमने रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी पे की, तो उसको हम मान लेंगे वो कॉस्ट होगी। लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हम सिर्फ जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो काम किया उसके लिए जो सैलरी पे की उसको ही कॉस्ट नहीं मानेंगे, बल्कि जो वर्कर्स को काम करते टाइम जो पेन, जो एफर्ट्स उन्होंने लगाने पड़े, जो टाइम उन्होंने दिया, उसको भी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, उसकी भी मनी की फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे कि कितना एफर्ट, कितना पेन एक वर्कर्स जो हैं उनको काम करते टाइम हुआ। तो वो अगर कॉस्ट हम इस कॉस्ट के अंदर मिला लें तो जो टोटल कॉस्ट होगी उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट में हम ये वाली कॉस्ट तो इंक्लूड करते हैं, साथ में जो एफर्ट्स, मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम और जो रिस्क लिया गया वो वाली जो कॉस्ट है उसका भी मॉनेटरी वैल्यूएशन जो है वो हम ऐड करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर। यानी कि इसके अंदर थोड़ा एक ब्रॉड एरिया हो जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट का। अब और कुछ टाइप्स हैं कॉस्ट के। मनी कॉस्ट वही सिंपल कि जिस भी चीज़ के लिए हम मनी की फॉर्म में पेमेंट करते हैं वो मनी कॉस्ट होगी। रियल कॉस्ट जो हमने अब इकोनॉमिक कॉस्ट में पढ़ा, जिसमें हम मनी तो इंक्लूड करते हैं, साथ में जो पेन, सेक्रीफाइस, जो डिस्कम्फर्ट फेस किया लेबर ने, वर्कर्स ने, उसको भी हम कॉस्ट कंसीडर करते हैं, तो वो उसको बोला जाता है रियल कॉस्ट। यानी कि अब पेन, जो सेक्रीफाइस जो उन्होंने वो किया, जब मतलब वर्कर्स जब काम कर रहे थे, जैसे जो वर्कर्स हैं वो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो उनकी आइज़ में पेन हुआ, तो वो जो पेन हुआ उसको भी हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे कि हमारी जो लेबर है उसको ये इतना सेक्रीफाइस करना पड़ा ये काम को करने के लिए, उस कॉस्ट को बोला जाएगा रियल कॉस्ट। फिर होती है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इन दोनों को कंसीडर कर लो। ये जो मनी वाली कॉस्ट है इसको एक्सप्लिसिट, इससे रिलेटेड है, और जो रियल वाली है इसको इम्प्लिसिट, मतलब रियल वाली इम्प्लिसिट नहीं होगी, इसको सिर्फ कंसीडर करो। ये मनी वाली है ना, ये एक्सप्लिसिट से रिलेटेड है थोड़ी थोड़ी। कैसे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वही होती है जहाँ पर हम एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है वो एक फर्म के द्वारा होता है इनपुट्स को परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी, उसको बोला जाता है इनपुट। वो जो इनपुट है उसको खरीदने के लिए या उसको हायर करने के लिए हमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा खर्चा होता है, वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि एक्चुअल में हम पे करते हैं वो जो कॉस्ट, जैसे उन्होंने वर्कर्स ने काम किया तो हमने उनको वेजेस दी, हमने पैसे कहीं से बिजनेस को चलाने के लिए पैसे लिए बाहर से, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ी। तो इस तरह की कॉस्ट है जो होती है वो होती है एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होती है? इम्प्लिसिट यानी कि जिसके लिए हमें पैसे तो पे नहीं करने पड़े, लेकिन वो अगर
मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं होती तो हम उनके हमें पैसे पे करने पड़ सकते थे। जैसे कोई एक, मान लो एक बिल्डिंग थी हमारे पास, जो ओनर्स की खुद की थी। अब उस ओनर ने वो बिल्डिंग जो है वो उसमें अपने बिजनेस के अंदर लगा ली, तो अब उसको पेमेंट तो नहीं करनी पड़ी, इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में उसको पेमेंट तो नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो खुद की ही थी, उसकी खुद की चीज़ थी ओनर की, तो पेमेंट नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि वो एक कॉस्ट है, उसको एक कॉस्ट कंसिडर करेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट जहाँ पर जो ओनर है उसकी चीज़ों को यूज किया जाता है, या एक ओनर है उसने अपनी खुद की कैपिटल लगा रखी है बिजनेस के अंदर, तो अब उस खुद की कैपिटल है तो उस पर तो क्या इंटरेस्ट होगा, मतलब उसके ऊपर तो हमें कोई इतना मतलब ये नहीं है कि भाई ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पैसे बाहर से लिए होते एज ए लोन तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती लोन के इंटरेस्ट की। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जो कैपिटल है वो हमें फ्री में मिल गई, उसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं हुई, उसकी भी हमें कॉस्ट हुई है। उस कॉस्ट को बोला जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल में हमने कोई पेमेंट नहीं की, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो हमें फ्री में मिली है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसी से रिलेटेड एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि कोई भी एक चीज़ है, मतलब कोई भी एक आइटम है, वो उसका अगर हम किसी दो पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें से हमें जो बेस्ट है उसी को चूज करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन जो उसका बचा, हमने उसको बेस्ट के लिए चूज कर लिया, तो लेकिन जो सेकंड है, अब एक चीज़ है तो एक ही यूज कर सकते हैं, हमने उस बेस्ट के लिए उसको चूज कर लिया, तो उस सेंस में हम मानेंगे कि ये जो बेस्ट के लिए जो हम यूज कर रहे हैं इस आइटम का, इसकी एक और भी कॉस्ट हुई है। जो सेकंड जो कॉस्ट जो हमने जो चीज़ हमने छोड़ दी है, जिसके लिए हम उसको यूज कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर रहे, तो वो जो सेकंड आइटम जो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन है जिसको हम छोड़ रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि अगर हम उसको सेकंड ऑप्शन के लिए यूज करते तो हमें जो बेनिफिट होता, वो बेनिफिट हम उसको हम कॉस्ट मानेंगे। यानी कि अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल लो। एक बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग को हम या तो रेंट पे दें, हमारे बिजनेस की एक बिल्डिंग है, या तो इसको रेंट पे दे, इससे हमें रेंट से अर्निंग होगी, या फिर हम इस बिल्डिंग को हमारी जो मतलब हमें एक फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए जो वो फैक्ट्री है वो हम इस बिल्डिंग में ही लगा लें। तो अब इस बिल्डिंग का जो यूज है हम अब क्या करेंगे, ज़्यादा जो फैक्ट्री लगाने वाला ही प्रेफर करेंगे कि भाई हम फैक्ट्री लगा लेते हैं यहाँ पर बिल्डिंग पर, रेंट पे दूसरे को देने का क्या फ़ायदा। तो अब हमने यहाँ पर फैक्ट्री लगा ली, यानी कि हमारे पास इस बिल्डिंग जो ये एक आइटम था, इसके ये दो ऑप्शन थे, दो चीज़ों के लिए यूज कर सकते थे, हम रेंट पर दे सकते हैं या हमारी खुद की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अब हमने फैक्ट्री लगा ली, तो अब हम ये नहीं मानेंगे कि हमने जो फैक्ट्री लगाई है उसके लिए हमें कोई भी मतलब ज़मीन वाली जो बिल्डिंग वाली जो कॉस्ट है वो तो हुई नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारी खुद की थी। तो हम ये नहीं मान सकते कि हमें कॉस्ट नहीं हुई, हमें कॉस्ट हुई है बिल्डिंग की। कौन सी कॉस्ट? ये जो रेंट वाली जो कमाई है, इस कमाई को हम कॉस्ट मानेंगे यहाँ पर, ये फैक्ट्री की जो बिल्डिंग वाली जो कॉस्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फैक्ट्री की जो अब कॉस्ट को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, उस रेंट वाली को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अब कॉस्ट जो उसके काफ़ी यूजेस होते हैं। जब हम जो रिवेन्यू होता है, हमारा जो कमाई होती है, उसमें हमें पता कैसे चलता है कि हमारे क्या प्रॉफिट है? जब हम रिवेन्यू में से हमारी कॉस्ट खर्चे को माइनस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारा क्या प्रॉफिट है। तो अब फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री लगाने में हमें जो कमाई होगी, जो रिवेन्यू होगा, उससे हम प्रॉफिट का कैसे पता लगाएंगे? उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे। तो जब हम ये कॉस्ट माइनस करेंगे, इसके अंदर हम वो जो रेंट जो हमें मिल रहा था वो वाली कॉस्ट को भी माइनस करेंगे, क्योंकि वो रेंट हमें इसकी वजह से नहीं मिल पाया। तो ये रेंट वाली जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम एक किस टर्म से डिफाइन करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। ठीक है, जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं वो हमें नहीं किया। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये इनका एडअप होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों का। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों का। अब आपको इन दोनों का क्लियर मीनिंग होना चाहिए, इनसे ज़्यादा सवाल बन सकते हैं। एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल में हम एक्सपेंडिचर करते हैं, पेमेंट करते हैं, और अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है जिसका हम यूज कर सकते थे प्रोडक्शन के लिए, वो हमने नहीं किया, उसको हमें छोड़ना पड़ा। वो कॉस्ट जो होगी वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो सवाल पे आते हैं।
आंसर ही निकल गया, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्सप्लिसिट कॉस्ट का। द वेजेज ए प्रोपराइटर कुड हैव मेड बाय वर्किंग एज एन एम्प्लॉई ऑफ ए लार्ज फर्म। एक प्रोपराइटर होता है मालिक। अब ये जो एक मालिक है वो किसी मतलब जिस फर्म का वो मालिक है उससे किसी दूसरी फर्म के अंदर काम करके जो कमाई कर सकता था, जो वेजेस जो वो अर्न कर सकता था, कमा सकता था, वो जो कमाई है वो कॉस्ट, क्या हम उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट मान सकते हैं। अब देखो हमने अभी पढ़ा, अब ये जो प्रोपराइटर है ये एक अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब खुद के बिजनेस में काम कर रहा है तो कोई सैलरी वगैरह तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये इस एग्जाम्पल में बोला गया कि ये प्रोपराइटर अपने बिजनेस में काम करने की बजाय किसी और कंपनी के अंदर काम करता तो उसको सैलरी मिलती, तो जो सैलरी मिलने वाली जो कॉस्ट है वो क्या उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि खुद की बिजनेस में काम कर रहा है ये, इसलिए इसको सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन अगर ये बाहर किसी फर्म में काम करता तो इसको सैलरी मिलती। तो अब हम ये नहीं मान सकते, अब ये जो भी काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम ये नहीं मान सकते कि ये जो हमारा काम इसने किया वो बिल्कुल फ्री में हो गया। फ्री में नहीं हुआ, इसकी भी कॉस्ट हुई। क्या कॉस्ट हुई, जो बाहर वाली फर्म से ये जो सैलरी कमाता, जो वेजेज ये अर्न करता, वो जो कॉस्ट है वो हमने बिजनेस में जो ये काम कर रहा है उसकी कॉस्ट हुई, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है द इनकम दैट कुड हैव बीन अर्नड इन एन अल्टरनेटिव यूजेज बाय द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म, कि जो इनकम यानी कि अल्टरनेटिव यूजेज। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव यूजेज, एक चीज अल्टरनेटिव का मतलब है एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो अब जो फर्म के खुद के जो रिसोर्सेज हैं, जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग खुद का रिसोर्स है, उस बिल्डिंग के दो यूजेज हो सकते थे, रेंट वाला और एक फैक्ट्री लगाने वाला। तो जो रेंट वाला जो हमने एक तरह से छोड़ना पड़ा जो यूज फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उससे जो इनकम हो सकती थी, द इनकम दैट कुड हैव अर्नड, यानी कि जो रेंट से जो इनकम हो सकती थी इन अल्टरनेटिव यूजेज बाय रिसोर्सेज ओन्ड बाय फर्म, तो वो जो कॉस्ट होगी वो कौन सी कॉस्ट होगी, क्या वो एक्सप्लिसिट होगी, बिल्कुल नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सेकंड बेस्ट जो अल्टरनेटिव है उसको हमने छोड़ना पड़ा, जिससे हम अर्न कर सकते थे, वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है द पेमेंट ऑफ वेजेज बाय द फर्म, यानी कि जो लेबर काम कर रही है फर्म के अंदर उनको वेजेज, उनको सैलरी की पेमेंट करना, तो ये कौन सी कॉस्ट हुई, ये हुई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हैं हम, जो एक फर्म एक्चुअल एक्सपेंडिचर करती है, जैसे वेजेज है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो होते हैं एक्सप्लिसिट। फिर है द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म, की जो फर्म है उसने अर्न किया नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया, ये कोई कॉस्ट तो नहीं हुई, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों जो हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जांपल हैं। एक्सप्लिसिट का सिर्फ ये एग्जांपल है जहाँ पर एक्चुअल में पेमेंट की जाती है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस याद रखना। एक्सप्लिसिट यानी कि हम पेमेंट करते हैं जहाँ पर, और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को हमें छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इनमें से कौन सी परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन नहीं है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हमने पढ़े, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अब इस सवाल में पूछा है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी कौन सी कंडीशन नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होते हैं फर्म के, यानी कि बेचने वालों के। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो मूव कर सकते हैं, यानी कि एक सेलर से दूसरे तक मूव कर सकते हैं, जो लेबर वगैरह है वो मूव कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर हैव गुड इन्फॉर्मेशन, कि जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इनटू एंड आउट ऑफ द मार्केट, कि जो सेलर है, जो फर्म है, वो मार्केट में कभी भी आसानी से फ्रीली एंटर भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं और छोड़कर जा भी सकते हैं। तो ये चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। अब इससे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, क्या फीचर्स होती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है,
अब आप इसके लिए एक कोई मतलब एग्जैक्ट एग्जांपल तो रियल लाइफ में नहीं होता परफेक्ट कंपटीशन का, लेकिन आप मान के चलो जो ग्रेन मार्केट होती है, ग्रेन मार्केट जो अनाज मंडी होती है, या जो वेजिटेबल मार्केट होती है, जो सब्जी मंडी होती है, उसको मान के चलो, आप उसको अज्यूम करो माइंड में, और फिर इसकी फीचर्स जो हैं उसको पढ़ो। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं। अब देखो, जो वेजिटेबल मार्केट होती है, जो सब्जी मंडी होती है, वहां पर कितने बेचने वाले और खरीदने वाले होते हैं? काफ़ी होते हैं। खरीदने वाले भी, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो सेलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फिर इच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी कि एक जैसे। तो अब देखो, जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पर जो वेजिटेबल्स है, अब जैसे लौकी होती है, घिया, तो वो सब एक जैसी होती है। ये तो नहीं बोल सकते हम कि यहाँ पर एक जो बेचने वाला है, एक जो सब्जी वाला है, वो अलग तरह की घिया दे रहा है, दूसरा वाला अलग तरह की दे रहा है। मतलब एक तरह से सिमिलर ही होती हैं वो। तो जो प्रोडक्ट हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो होमोजीनियस होते हैं। सारे बेचने वालों के पास एक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द अनदर फर्म, यानी कि अलग नहीं हो सकती, सेम बात है। एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एग्जिट इनटू द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स। अब जो वेजिटेबल मार्केट होती है, वहाँ पर कोई भी अपनी सब्जी जो है बेच सकता है। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती कि भाई जो जो पहले से जो बेच रहे हैं वो किसी और को नहीं आने देंगे, कोई नए कॉम्पिटिटर को नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी भी वो अपना जो जो बिजनेस है वो जो छोड़ के जा सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं आसानी से, और एंटर भी कर सकते हैं फ्रीली, आराम से। देन फिर इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है, उनको सारी चीज़ें पता होती है कि भाई क्या प्राइस चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो अब देखो, जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे कंज्यूमर्स को सब पता होता है कि हाँ भाई जो सारे तरह की सब्जियाँ जो है वो मतलब बेच रहे हैं यहाँ पर, तो उनका जो प्राइस है वो क्या है, उस चीज़ की फुल नॉलेज होती है कस्टमर्स को। तो परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर कस्टमर्स को फुल इन्फॉर्मेशन होती है, मार्केट में फर्म्स आ भी सकती है, जा भी सकती है आराम से फ्रीली। प्रोडक्ट जो है वो एक जैसे होते हैं सबके, और काफ़ी सारे खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। अब बात करें प्राइस की, कि प्राइस इस मार्केट में कैसे डिसाइड होता है। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फुल्ली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। जो डिमांड और सप्लाई है वो डिसाइड करती है प्राइस। डिमांड और सप्लाई कैसे? अब देखो, जब आपने कई बार देखा होगा, जब बारिश वगैरह हो जाती है तो जो टमाटर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब हो जाते हैं तो जो मंडी है, जो वेजिटेबल मार्केट है, उसके अंदर उनकी सप्लाई कम हो जाती है। अब फसल ख़राब होगी तो उसकी सप्लाई तो कम होगी, कम टमाटर बचे, सप्लाई कम होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, टमाटर अगर मार्केट के अंदर कम है तो उनका प्राइस जो है हाई करना स्टार्ट हो जाता है। सप्लाई कम हुई, प्राइस हाई करना स्टार्ट हो जाता है, और डिमांड भी लोग ज़्यादा करते हैं। तो प्राइस जो है वो किसके कारण बढ़ा? सप्लाई के कारण। सप्लाई कम होगी इसलिए प्राइस बढ़ा। तो जो प्राइस है उसमें उसके ऊपर मतलब प्राइस किस तरह से डिसाइड होता है? फुल्ली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। ऐसे ही कई बार जो है कोई भी मतलब जब सीज़न आता है सब्जियों का, तब वो जो सब्जी है उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर वो सब्जियां काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो उस टाइम पे जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल डाउन चला जाता है। कई कई बार प्राइस जो है वो 2-3 रुपए किलो ऐसे भी आ जाता है कई कई सब्जियों का। तो वो क्यों आया? सप्लाई की वजह से। इसी तरह से जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर प्राइस जो है वो फुल्ली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। ऐसे ही अगर डिमांड का एग्जांपल लें तो जब वो होता है, जब जो शिवरात्रि आती है उस टाइम पे जो बनानाज हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है, तो उनके प्राइसेस उस टाइम पे शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले प्राइस जो है वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा, लोग डिमांड करने लग जाते हैं। तो प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन में वो किसकी वजह से, किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे। आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स बायर्स और सेलर्स के होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इजीली एंटर और एग्जिट किया जा सकता है, और इन्फॉर्मेशन परफेक्ट होती है। अब सवाल पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन? इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की?
लार्ज नंबर ऑफ फर्म के जो काफ़ी सारे नंबर होते हैं, बेचने वाले काफ़ी होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स यानी कि जो लेबर्स हैं वो एक आसानी से एक सेलर से दूसरी एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर सकते हैं, तो फैक्टर्स जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, ये भी राइट है। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर हैव अ गुड इंफॉर्मेशन, कि जो फर्म्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती है, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करती है, इंफॉर्मेटिव यानी कि कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइज करती हैं ताकि कंज्यूमर्स के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो क्या ऐसा होता है, हमने वेजिटेबल मार्केट का एग्जांपल लिया था, क्या वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट करता है? वहाँ पे तो सबको पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, क्या प्राइसेस वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की नहीं है। देन फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि आसानी से मार्केट के अंदर एंटर किया जा सकता है और आसानी से एग्जिट किया जा सकता है फर्म्स के द्वारा, तो ये भी सही कंडीशन है। तो अब राइट जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने नोट ए कंडीशन पूछा था, परफेक्ट मार्केट की कौन सी नहीं है, बाकी तीनों हैं ए बी और डी और सी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स हैव अ गुड इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, ऐसे ही सवाल बन सकते हैं आपसे, क्योंकि ज़्यादा डीप में तो ये दिए नहीं हुए हैं टॉपिक, सीधा ये दिया हो कि क्या होती है मार्केट, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक की करेक्टरिस्टिक्स इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे। तो अब जैसे इसमें पूछा है नोट एक करेक्टरिस्टिक्स, ईज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, आसानी से इंडस्ट्री में एंटर किया जा सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि जैसे हमने परफेक्ट में पढ़ा कि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स होते हैं सेलर्स के, यानी कि बेचने वालों के। ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस सिमिलर प्रोडक्ट। अब देखो ऐसे ऑप्शन से ही हमें, अगर हमें पता भी नहीं है मोनोपोलिस्टिक का मीनिंग का, तो भी हम एक तरह से ये जो दो ऑप्शन है इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला ईज ऑफ एंट्री इनटू। अब हम देखें बी और डी ऑप्शन को, इनमें बोला है एक में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक में बोला है होमोजीनियस प्रोडक्ट, अपोजिट बात है एक दूसरे की। तो या तो यही ऑप्शन ठीक होगा या यही ठीक होगा, मतलब या तो ये बात सही हो सकती है या ये, एक में दोनों चीज़ें की फीचर्स तो नहीं हो सकती भाई, या तो प्रोडक्ट अलग अलग ही होंगे या एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों में से एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो इस तरह से हम ये दोनों का तो एक्सक्लूड कर ही सकते हैं। अब मूव करते हैं कि क्या होता है, समझते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अब देखो जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में एग्जांपल से समझा था, इसमें भी हम ऐसे ही समझते हैं। आप अज्यूम करो ये जो वो वाली जो बिस्किट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, या फिर जो शॉप वगैरह हैं, बाथिंग शॉप वगैरह बनाने वाली कंपनीज़ हैं, या जो शैम्पू बनाने वाली कंपनीज़ हैं, ये इनको अज्यूम करो कि इनकी प्रोडक्ट वगैरह या इनकी क्या फीचर्स होती हैं। वही होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, कंपटीशन मार्केट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी सारे जो फर्म्स हैं वो होती है, यानी कि जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो लार्ज होता है। अब आप देखो जो शैम्पू बनाने वाली कंपनीज़ हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, लार्ज नंबर में है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कोई भी आसानी से एंटर कर सकता है, यानी कि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी अपना बिजनेस छोड़ सकता है। फर्म्स जो है वो आसानी से मार्केट के अंदर एंटर या एग्जिट कर सकती है। अब कोई भी अपने बिस्किट का कोई भी कंपनी खोल सकता है, बिस्किट बनाने की, शैम्पूज़ की, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ये नहीं है कि जो पहले से जो कंपनी है वो उनको वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करने देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीली एंटर कर सकती हैं और फ्रीली एग्जिट भी कर सकती हैं। बट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर नॉट होमोजीनियस, ये मेन फीचर है इसकी। अब देखो काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं जो फर्म्स हैं बिजनेस करने वाले, उनकी फ्रीली एग्जिट एंटर भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो सामान वो बनाती हैं, जो बेचती हैं, वो एक जैसे नहीं होते, नॉट होमोजीनियस, यानी कि हिट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। जैसे अब देखो बिस्किट्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज बिस्किट बनाती है, लेकिन हर कंपनी का बिस्किट का कलर, साइज और क्वालिटी और टेस्ट सब कुछ अलग होता है, एक सिमिलर बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस नहीं होते।
तो इस तरह की जो मार्केट है उसको बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब बात करें प्राइस की कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो प्राइस यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की वजह की बेसिस पे नहीं होता। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में भाई सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाता था, ऐसे मोनोपोलिस्टिक में नहीं होता। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं होता प्राइस के लिए। यहाँ पे फर्म जो खुद है, जो कंपनी जो है वो खुद अपना प्राइस डिटरमाइन करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरह के बेचती है। अब जैसे बिस्किट ही है, कई बिस्किट्स की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है तो वो प्राइस अपना हाई रखेंगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपना प्राइस जो है वो हाई रख सकती है क्वालिटी के बेसिस पे, या उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, उनकी वैल्यू है उनके ब्रांड की, तो इसलिए भी वो अपने प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो हाई रख सकती है अपनी मर्जी से। कई कंपनीज जो है वो कम प्राइस पे बेच सकती हैं अपने बेसिस पे, उनका जो प्रोडक्ट है उसके टाइप के बेसिस पे। तो प्रोडक्ट अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसीलिए जो फर्म है वो खुद डिसाइड करती है प्राइस, ना कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब यही होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इतनी फीचर्स होती है बस। जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो लार्ज होते हैं, काफ़ी सारे बेचने वाले होते हैं और काफ़ी सारे खरीदने वाले कस्टमर होते हैं। एंट्री फ्री और एग्जिट भी फ्रीली हो सकता है। गुड्स जो प्रोड्यूस करती है वो होमोजीनियस नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है, यानी कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। प्राइस की बात करें तो वो फर्म खुद डिटरमाइन करती है। क्यों डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते, इसलिए। ये फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब आपको पता ही चल गया होगा इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इजी ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, आसानी से एंटर कर सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते। और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, काफ़ी सारे बेचने वाले होते हैं, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते। जो प्रोडक्ट हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते। अब क्योंकि ये तो एक दूसरे की अपोजिट थी, तो अगर ये सही है तो ये तो गलत होना ही था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।